हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। सो गाइस, जैसा कि आज आपका यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का 11 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों कंप्लीट, जिसका मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ यहाँ पर डिस्कस करवाएंगे इस सेशन में। तो देख लेते हैं किस प्रकार आज आपके 11 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। तो इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साइड में आपको एक बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान दिख रहा होगा, आप उसको जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूं आप तक पहुंच सके, आप उनको देख सकें। अब स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, जिन भी स्टूडेंट का आगामी शिफ्ट में पेपर लगा हुआ है वो सभी लोग जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड होने की क्वेश्चंस की संभावना बनती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस यहाँ पर यानी रिपब्लिक डे ये आपका मनाया गया था। तो 26 जनवरी 2025 को ये आपका 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका 76वां गणतंत्र दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए 2025 में 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के आपके राष्ट्रपति आए थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम यहाँ पर था प्रबोवो सुबियांतो, तो ये मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। 2025 का अगर थीम पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी 2025 का जो थीम है ये क्या रहा था, इसका जो थीम है ये रहा था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास रहा था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब यहाँ से ये लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड से पता नहीं इतने क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, एक शिफ्ट में तो जरूर पूछा जाता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब ये पता नहीं कि फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, यानी कि ये कोई डिसाइड नहीं है, किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछ जरूर लिया जाएगा। तो ये आपको जरूर याद कर लेना है, ये कंपलसरी है। प्रश्न ये पूछा गया था 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ईयर ऑफ द इसका पुरस्कार ये किसको दिया गया है। तो ये 2025 का लॉरियस वर्ल्ड वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये जिसको सिमोन बाइल्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का ये कौन सा वर्षगांठ बनाया गया है, तो 2025 में 25वीं वर्षगांठ मनाया गया है। तो अब अगर पूछ लिया जाए टीसीएस आपका फेवरेट हो गया है तो आगे की शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक नज़र में देख लेते हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये आपको मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया है। वर्ल्ड्स वुमेन स्पोर्ट्स ये सिमोन वाइल्स को दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये रियल मैड्रिड को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ईयर ऑफ द पुरस्कार ये लामिन यमान को दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये रेविका अंद्राने को दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसेबिलिटी का पुरस्कार है ये जियांग यूयान को दिया गया है। और एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये टॉम पिडकॉक को दिया गया है। और स्पोर्ट्स और गुड का अवार्ड जो है ये किक फॉर लाइफ को दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है राफेल नडाल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ये कैली स्लेटर को दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। और अगला टाइप से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 का यूएसए चैंपियनशिप लीग का खिताब किसने जीता है, तो ये जो यूएफए का चैंपियनशिप का फाइनल मैच ये कब खेला गया था, 21 मई 2025 को ये फाइनल मैच आपका खेला गया था। और ये किसके मध्य खेला गया था, तो ये फाइनल जो मुकाबला था ये पेरिस के यहाँ पर जर्मन और इंटर मिलान के मध्य खेला गया था, जिसमें फाइनल में यहाँ पर पेरिस सेंट जर्मन के डेरिसे ड्यूब को मैन ऑफ द चुना गया था, जिसमें से आपका ये दिया गया था ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसके अलावा अगर बात करें 2025 का संस्करण कौन था रहा था, तो ये 2024-25 का ये 17वां संस्करण रहा था, ये यहाँ पर दिया गया है। और इसका फाइनल मुकाबला ये कहाँ पर खेला गया था, तो जर्मनी के म्यूनिख में खेला गया था। और इसके अलावा बात करें ये आपका फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया था, तो फाइनल मुकाबले में पेरिस और जर्मन के यहाँ पर डेसिरे ड्यूए को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया था वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए
कितना बजट आपका आवंटित किया गया है, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको मिले थे। तो वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए ये आपका 6,81,210 करोड़ यहाँ पर आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि 2024-25 में ये लगभग आपका कितना वृद्धि देखने को मिला है, तो ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यहाँ पर 9.53% की वृद्धि देखने को इसमें मिली है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला पूछा गया था मार्च 2025 में कौन नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मार्च 2025 में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को यहां पर भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी मैंने आपको करेक्ट करवाया है, जो कि यहाँ पर नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके अलावा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये सुमन के बेरी हैं। और सीईओ के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये आपके BBR सुब्रमण्यम हैं। और इनके अन्य अगर पूर्णकालिक सदस्यों की मैं बात करूं तो डॉक्टर BK सासवत, दिनेश चंद्र, डॉक्टर विनोद कुमार पॉल आ जाते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर अरविंद बिरमानी पूर्णकालिक सदस्य में शामिल हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था निसार मिशन की यहाँ पर कुल लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है, जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको मिले थे। तो यहाँ पर निसार का जो फुल फॉर्म होता है ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार होता है। और ये जो मिशन है ये संयुक्त नासा और इसरो की परियोजना, और इसके कुल अनुमानित जो लागत है ये लगभग आपका 1.5 बिलियन USD डॉलर है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग ये आपका 12,500 करोड़ रुपए के बराबर होती हैं। और ये अब तक का सबसे महंगे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशनों में से एक आपका माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका 12,500 करोड़ ये दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसमें आपका नासा एल जो ब्रांड है ये रडार जो है ये प्रदान करता है। और इसरो जो है ये S बैंड रडार सैटेलाइट बस लॉन्च सेवाएं देता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का यहाँ पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय जो केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं भारत सरकार ने यहाँ पर पेरुस स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र में दक्षिण एशिया केंद्र क्षेत्र में जो इसकी स्थापना है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंघना में करंजूरी कहते हैं। ऑप्शन में आपको आगरा दिया गया होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया था SBI ने लखपति बनाने हेतु कौन सी योजना स्टार्ट की है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपके स्टार्ट किए गए थे। तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ये हर घर लखपति नाम से एक आपका डिपॉजिट RD योजना लॉन्च किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्राहकों को छोटे छोटे मासिक बचत के माध्यम से 1 लाख या इससे अधिक की राशि जमा करने में मदद आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन में आपका हर घर लखपति योजना दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया था मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का जो रिकॉर्ड है ये किसने बनाया है, जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं मई यानी 27 मई 2025 को नेपाली पर्वतरोही कामी रीता शेरपा ने ये माउंट एवरेस्ट चोटी पर 31वीं बार सफलतापूर्वक चढ़कर अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ने में साझा रखा है। तो ऑप्शन में ये आपको दिया रखा होगा, ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पर साइंस से पूछा गया था ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो मैं आपको बता दूं ये आपका दर्पण होता है जो कि यहाँ पर समतल दर्पण होता है, जिसके सामने जितनी दूरी पर आप वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब जो है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे आपका बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका समतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बायो मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन का एक उदाहरण है, ये पूछा गया था। जहाँ पर हूबहू ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं बायो मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन होता क्या है। जैव आवर्धन एक वह प्रक्रिया है जिससे हानिकारक रसायन जैसे कि DDT हो गया, कीटनाशक हो गया, भारी धातुएं हो गई, खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते धीरे धीरे बढ़ते हुए ये बढ़ते जाते हैं। और जैव आवर्धन सिर्फ जहरीले
अविघटनीय या नन बायोडिग्रेडेबल रसायनों में आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका ये कीटनाशक दिया गया होगा ऑप्शन सी में, जो कि आपका बायोमैग्निफिकेशन का एक उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका कीटनाशक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया था कि प्रतिध्वनि इको किस दूरी पर नहीं होगी। बहु ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, पहले भी आपको मैंने ये आपको बताया है क्वेश्चन। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि को आपको 0.1 सेकंड बाद वापस आना चाहिए, और ध्वनि की जो गति होती है ये 340 मीटर प्रति सेकंड मानते हुए प्रतिध्वनि के लिए अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो 340 0.1 से जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड यहाँ पर 2 से करोगे तो लगभग हमारा ये 17 मीटर से कम दूरी ये आपका प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देता है। लेकिन विकल्प में आपका 10 मीटर एकमात्र दूरी दिया गया था, जो कि 17 मीटर से कम दिया गया था, यानी 10 मीटर पर प्रतिध्वनि नहीं होगा। तो ऑप्शन में 10 मीटर जो आपका दिया गया होगा, तो ऑप्शन ए आपका 10 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, आपका ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब साइंस में लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्टों से मिले हैं, जितने एग्जाम हो चुके हैं वहां से देखने को मिला। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, वृषण में मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। मतलब मनुष्य में जो आपके वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये क्यों स्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर वृषण यानी टेस्टिस ये उदर यानी पेट के बाहर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये जो स्पर्म शुक्राणु के सही उत्पादन और परिपक्वन यानी कि यहाँ पर मैचुरेशन के लिए शरीर के सामान्य तापमान लगभग जो कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस से ये आपका कम यानी 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और ये आपका स्क्रोटम यानी अंडकोश नामक एक थैली होती है जहां पर एक आवश्यक ठंडा वातावरण प्रदान करता है जिससे शुक्राणु जनन या ठीक से हो पाती है। यानी कि टेम्परेचर जो है इसमें आपको बाहर होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में ये आपका दिया भी गया था कि ये 2 और 3 डिग्री सेल्सियस तापमान ये दिया गया था। अगला सिंपल सा एक गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा का एक सिंपल से फार्मूला पूछा गया था, जो इसका जो फार्मूला होता है ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² आपका करेक्ट आंसर होता है। कार्बन के किस अपर रूप का आकार हेक्सागोनल यानी कि षटभुज आकृति के होते हैं, जहां पर इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिले थे। तो एक ऑप्शन में ग्रेफाइट दिया गया था, चौथा ऑप्शन ये आपका जो कि यहाँ पर कांच वांच ग्लास नहीं, लेकिन ये आपका ग्रेफाइट यहाँ पर था। तो ये कार्बन का जो ग्रेफाइट एक अपर रूप है जो कि हेक्सागोनल यानी कि षटभुज आकृति का होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ग्रेफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार धातु नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्षार धातुएं जो होती हैं ये रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के समूह 1 में पाए जाते हैं, और उनमें आपका समूह 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं, अल्कली मेटल्स में कौन कौन आते हैं, लिथियम आ जाती है, सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम आ जाते हैं, इसके अलावा सीजियम और फ्रांसियम आ जाते हैं। ये सारे आपके क्षार धातुओं में आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में इसमें से 3 दिया गया होगा और चौथा जो ऑप्शन होगा वो अलग होगा, वो जो अलग होगा वही करेक्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द वुमेन ईयर ऑफ द पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जो पुरस्कार है ये आपके किसको दिया गया है, मनु भाकर को दिया गया है। तो ऑप्शन डी मनु भाकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में आपका यहाँ पर स्वर्ण पन्नी पर प्रहार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया, जहां पर इस प्रकार के आपको 4 ऑप्शन मिले थे। तो ये जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो रदरफोर्ड के अल्फा कर्ण प्रकीर्णन जो आपका वहां पर गोल्ड फॉइल पर किया था प्रहार, इसके संबंध में जो सही कथन दिया गया था कि अधिकतर कण सीधे चले जाते हैं और कुछ मुड़ जाते थे, ये आपका दिया गया था। जो कि सीधे चले जाकर के कुछ मुड़ जाते हैं, ये वाला स्वर्ण पन्नी के बारे में सही दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका जो भी स्टूडेंट करेक्ट किए होंगे उनका राइट आंसर। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रतिबिंब के बाद किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या
कन्वेक्स मिरर में यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो ये जो किरण है ये दर्पण के पीछे स्थित फोकस से आते हुए विसरित हो जाती है और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए उत्तल दर्पण में किरण फोकस से आती हुई दिखाई देती है, ना कि उसी से आपका गुजरता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रतिबिंब के बाद किस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये आपका फोकस से प्रतीत होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका फोकस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि किसको गर्म करने पर अंततः बुझा हुआ चूना, यानी कि ये आपका स्लैक लाइम चूना प्राप्त होता है। जहाँ पर ये चार ऑप्शन आपको मिले थे तो मैं आपको बता दूं, चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये विघटित हो जाता है। यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन भी देख सकते हैं, जो कि ये आपका CO जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि अधभुजा यानी कि इसको कहा जाता है अधभुजा चूना क्यूकलाइन। और जब इसको पानी में मिलाते हैं तो प्रतिक्रिया होती है और फिर आपका यहाँ पर बुझा हुआ चूना बनता है, यानी कि ये बनता है। तो इसलिए CaCO3 को गर्म करने पर ये बुझा हुआ चूना ये प्राप्त किया जा सकता है। और यही क्वेश्चन में आपका पूछा भी गया था कि किसे अंततः बुझा हुआ चूना प्राप्त किया जा सकता है गर्म करने पर। तो ये अत्यंत बुझा हुआ चूना ये किसको गर्म करने पर प्राप्त होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बुझा हुआ चूना यानी कि स्लैक लाइम प्राप्त होता है, जिसका सूत्र CaCO3 होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था कि चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था, चीनी स्थायी रूप से घुल जाता है। ये हर बच्चे ने इसको यहाँ पर आंसर किया होगा। चीनी को जब भी पानी में घोला जाता है तो ये स्थायी रूप से घुल जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि संक्रेता श्रेणी यानी एक्टिविटी जो सीरीज है ये क्या दर्शाती है। तो जहाँ पर इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन दिए गए थे तो मैं आपको बता दूं, जो संक्रेता श्रेणी होती है ये धातुओं को उनके क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी के आधार पर ये क्रमबद्ध सूची पर किया जाता है। और ये संक्रेता श्रेणी ये बताती है कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है और कौन कम सक्रिय है, और कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, और कौन सी धातु अम्ल या पानी नमक विलयन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करेगी। तो ये आपको ये दर्शाने की कोशिश करता है, ये आपको बताता है। और साथ में धातुओं की विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने में भी ये हेल्प करती है, मदद करती है। तो वहाँ पर अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर बात करें तो सबसे अधिक रिएक्टिविटी सीरीज में कौन होता है, पोटेशियम होता है। और पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और लेड हाइड्रोजन जो अधिक सक्रिय धातु होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आंसर की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम जो है ये क्या होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है, जहाँ पर इस प्रकार के चार ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, नीति आयोग की आपदा जोखिम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भारत का लगभग 59% भौगोलिक क्षेत्र ये आपका किससे ये भूकंप के प्रति आपका संवेदनशील है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर 59% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया था 2025 का विश्व एक्वेटिक्स से चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये 2025 का जो विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप है ये आपका 11 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक सिंगापुर में आयोजित किया गया था। और ये कौन सा संस्करण रहा था, ये 22वां संस्करण रहा था, जिसका अगर विषय के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो इसका विषय ये आपका जल में आकार देता है, यहाँ पर लिखा हुआ है शुभंकर के रूप में ओली रहा था। तो ये ऑप्शन बी में आपका दिया गया था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला यहाँ पर पूछा गया था 12 अप्रैल 2025 को 121वां स्थापना दिवस ये किस बैंक ने मनाया है, जहाँ पर इस प्रकार के चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो 12 अप्रैल 2025 को 31वां स्थापना दिवस पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा बनाया गया है। और पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है ये 12 अप्रैल 1895 में की गई थी इसकी स्थापना। तो ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, शरीर को नियंत्रित और समन्वित कौन करता है। ये कौन करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो नर्वस सिस्टम या हार्मोन में से अगर जो भी ऑप्शन में दिया गया हो आप उसको लगा सकते हैं। अगर नर्वस सिस्टम साथ में दिया गया होगा तो दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि शरीर में
वृद्धि ग्रोथ यानी किस हार्मोन्स के कारण होती है, वृद्धि किस कारण के कारण होती है। जहां पर इस प्रकार के चार ऑप्शन आपको मिले थे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शरीर में जो आपका वृद्धि यानी कि ग्रोथ जो होता है, ये मुख्य रूप से ग्रोथ हार्मोन्स के लिए ग्रोथ हार्मोन को यहाँ पर सोमेटोट्रोपिन कहा जाता है। ऑप्शन में सोमेटोट्रोपिन दिया गया होगा या फिर ग्रोथ हार्मोन दिया गया होगा। इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में पहला राष्ट्रीय व्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण ये किस वर्ष से आपका शुरू हुआ था। तो जहाँ पर ऑप्शन में आपका 2025, 2026, 2027 और इसके अलावा 27-28 दिए गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भारत का पहला जो राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण ये फरवरी 2026 में शुरू किया जाएगा। जिसे किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो इसे आपके मौसमी यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है परिवारों की आय, व्यय और बचत पैटर्न को विस्तृत डेटा को इकट्ठा करना, जो कि जीवन स्तर और असमानता को समन्वित करने में मदद करेंगे। तो ऑप्शन सी फरवरी 2026 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया था 2025 G20 सम्मेलन शिखर दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया था, जहां पर ये ऑप्शन आपको दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो G20 शिखर सम्मेलन है ये 2025 का 22 से 23 नवंबर तक ये दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग एक्सपो सेंटर में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर हो गया होगा। और 2025 का अगर थीम पूछा गया था, तो अगर ये पूछा जाए तो आप लोग इसका मुख्य विषय एकजुटता और समानता और स्थिरता ये मुख्य उद्देश्य रहा था। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था कि अम्ल और क्षार में कौन सा गुण समान होता है। अम्ल और क्षार में कौन सा गुण समान रहता है, जहां पर इस प्रकार के चार ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, अम्ल और क्षार ये पानी में घुलने पर एक आपका जो यहाँ पर अम्ल जो होता है पानी में घोलने पर H+ आयन देता है। और वहीं अगर बेस की बात करें तो ये बेस OH- आयन देते हैं पानी में घोलने पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दोनों ही इस प्रभाव को संभव बनाते हैं, तो विद्युत प्रभाव जिसको बोलते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक गुण भी कहते हैं। अम्ल और क्षार कौन सा गुण समानता देते हैं, ये दोनों विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत का संचालन करते हैं। तो ये जो कथन था ऑप्शन बी नंबर वाला वो सही दिया गया था। यानी अम्ल और क्षार के गुण के बारे में ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था कि एक बंदूक और गोली पर प्रतिक्रिया बल समान होता है, फिर भी बंदूक ये कम विस्थापित क्यों होती है। जहां पर इस प्रकार के चार ऑप्शन आपको मिले थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। ये एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार गोली और बंदूक दोनों पर आपका समान बल लगता है, लेकिन उनका रिक्वायल विस्थापन जो होता है वो अलग होता है। और इसका कारण क्या होता है, बंदूक का जो द्रव्यमान होता है ये बहुत अधिक होता है। और इसके अलावा गोली बहुत ज़्यादा हल्की होती है, जिसके कारण हल्का द्रव्यमान के कारण ये अधिक वेग प्राप्त कर लेता है। और वेग द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस क्रम में आपको सही करना, चूंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत अधिक है इसलिए उसका वेग और द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो ये आपको सही कर लेना है, वेग और विस्थापन में बहुत कम अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर एक बंदूक को आप लोग गोली की प्रतिक्रिया बल समान हो जाता है, फिर भी बंदूक कम विस्थापित होती है, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और गोली हल्की होती है। और द्रव्यमान वेग और उसके द्रव्यमान वेग के द्रव्यानुपाती होते हैं। तो तीनों कथन आपके सही दिए गए होंगे। तो ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया था किसी पिंड का भार जो वेट होता है ये पृथ्वी से चांद पर जाने पर ये कम क्यों हो जाता है। जहाँ पर इस प्रकार के चार ऑप्शन आपको मिले थे, तो मैं आपको बता दूं इसका सिंपल सा रीजन ये है कि द्रव्यमान हमेशा कहीं भी आप चले जाओ, जैसे पृथ्वी, चांद पर चले जाओ या फिर किसी भी ग्रह पर चले जाओ, द्रव्यमान ये आपका नहीं बदलता है, ये स्थिर ही रहता है। और वेट जो आपका भार होता है ये क्या हो जाता है, mg होता है, जो कि यहाँ पर द्रव्यमान इंटू, तो ये जो कि त्वरण हो जाता है। और चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग ये 1/6 होता है, इसलिए आपका द्रव्यमान जैसा का तैसा ही रहता है। और जी कम होने के कारण ये जो भार होता है ये 6 गुना बढ़ जाता है। इसी कारण की वजह से चांद पर वस्तु का जो भार है
ये पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है, यानी हल्का होता है, और इसलिए सही उत्तर चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण ये भार कम हो जाता है। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया था? ये ऑप्शन में दिया गया था चांद का गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप लोग हमें क्वेश्चंस जरूर बताइए, मैं आपका एनालिसिस और डिस्कस करवा दूंगा क्वेश्चन और वीडियो। और होते ही आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे थे, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा देना। और हम सभी लोग मिलते हैं इसकी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवाने में। तब तक के लिए जय हिंद।